हेलो दोस्तों, आज है दिनांक 14 नवंबर 2020 और मैं आप लोग के लिए फिर से पहले की तरह 14 नवंबर 2020 का करंट अफेयर का प्रश्न लेके आया हूं। इस वीडियो में आप लोग को मैं बता दूं कि आप देख रहे हैं लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। आप लोग चैनल पे नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को करंट अफेयर का पीडीएफ फाइल चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक के अनुसार डाइस राज्य प्रवासी श्रमिकों को एकीकृत करने में सबसे शीर्ष पर है। जितने भी प्रश्न हैं और सारे प्रश्न का व्याख्या आप लोग को मिलेगा, तो प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और उसके ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़िएगा और व्याख्या जो है उसको अच्छे से पढ़ के उसको समझिएगा। अगर व्याख्या आप अच्छे से पढ़ के समझते हैं तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे जाके परेशानी नहीं होगी। व्याख्या को जरूर ही समझ लीजिएगा। तो इसका 4 ऑप्शन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। याद रखिएगा आप लोग। आइए व्याख्या समझते हैं। अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक के अनुसार केरल प्रवासी श्रमिकों को एकीकृत करने में सबसे शीर्ष पर है। तो व्याख्या को देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चित एपोफिस एक डाइस है। तो हाल ही में चर्चित एपोफिस क्या है? तो ये है क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, क्षुद्र ग्रह। याद रखिएगा। आइए व्याख्या समझते हैं। एपोफिस एक क्षुद्र ग्रह है। खगोलविदों ने खुलासा किया है कि एपोफिस नामक के बड़े क्षुद्र ग्रह ने 2068 में यार्कोवस्की प्रभाव नामक एक घटना के कारण पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने की उम्मीद की थी। तो याद रखिएगा एपोफिस क्या है? तो एक क्षुद्र ग्रह है। अगला प्रश्न है, डाइस और भारत जल केंद्र का नेतृत्व भारत की ओर से आईआईटी गुवाहाटी द्वारा किया जाता है। तो मतलब डाइस और भारत। तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत जल केंद्र का नेतृत्व भारत की ओर से आईआईटी गुवाहाटी द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा। आइए व्याख्या समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया से भारत जल केंद्र का उद्घाटन किया गया है और इसका नेतृत्व भारतीय पक्ष से आईआईटी गुवाहाटी और ऑस्ट्रेलियाई पक्ष से पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय ने किया है। तो व्याख्या को अच्छे से समझिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने महात्मा गांधी की 191वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी पर एक विशेष सचित्र संकलन जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न को अच्छे से आप लोग समझिएगा पढ़ के। आइए व्याख्या समझते हैं। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने महात्मा गांधी की 191वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी पर एक विशेष सचित्र संकलन जारी किया है। अगला प्रश्न है, डाइस बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है NCMC, यानी नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ प्रश्न। डाइस बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। सी राइट होगा, कर्नाटक बैंक। आइए व्याख्या समझते हैं। नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड एक अंतर ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट कार्ड कर्नाटक बैंक लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है और यह बैंक का पहला संपर्क रहित डेबिट कम प्रीपेड रुपए कार्ड है। तो व्याख्या को अच्छे से समझिएगा। अगला प्रश्न है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नए शांति समझौते की मध्यस्थता डाइस द्वारा की गई है। प्रश्न को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नए शांति समझौते की मध्यस्थता डाइस द्वारा की गई है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। व्याख्या देखते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नए शांति समझौते की मध्यस्थता रूस द्वारा की गई है और ये देश दक्षिण काकेशस में नागो करबाख के विवादित क्षेत्र पर 6 सप्ताह से अधिक सैन्य संघर्ष में थे। अगला प्रश्न है,
हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो ये जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल वो आपको नागालैंड राज्य द्वारा मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड राज्य द्वारा मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड द्वारा यह हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। यह राज्य पर्यटन और कला और संस्कृति विभाग द्वारा व्यवस्थित है। तो याद रखिएगा इस व्याख्या को। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा आप लोग। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रति वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है और यह स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है? तो यह स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उसकी जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो ये जो है योर बेस्ट डे इज टुडे, उस पुस्तक का लेखक जो है वो अनुपम खेर जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, अनुपम खेर। याद रखिएगा आप लोग, ये प्रश्न आ भी सकते हैं। आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं इसका व्याख्या। योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक के लेखक का नाम अनुपम खेर है। ये अनुपम खेर जो है वो जाने माने एक्टर हैं। उसके द्वारा योर बेस्ट डे इज टुडे शीर्षक एक नई बुक लिखी गई है। उन्होंने जो है इस पुस्तक में कोरोना वायरस प्रेरित देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने अनुभव को साझा किया है और इस पुस्तक के माध्यम से अनुपम खेर ने लॉकडाउन के दौरान अपने अनुभव साझा किया है, जिसमें उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे जब उनकी मां दुलारी और भाई राजू खेर भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। उनकी पिछली बुक उनकी जीवनी यानी लेसन लाइफ टॉट मी अनकॉन्विंगली एंड द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू थी। माना उसका जो पहला बुक था उनकी जीवनी की, तो वो था लेसन लाइफ टॉट मी अनकॉन्विंगली एंड द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यूज। वह 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से प्राप्तकर्ता भी हैं। तो ये बुक जो है वो 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, प्राप्त है। तो याद रखिएगा, इस व्याख्या को अच्छे से समझ लीजिएगा पढ़ के। आज का आखिरी प्रश्न है कि भारतीय खगोलविदों ने 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट पर किसके साथ सहयोग किया है? तो आइए इसका आंसर जानते हैं हम लोग। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। भारतीय खगोलविदों ने 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट पर किसके साथ सहयोग किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रो इंडिया गेज इसका राइट आंसर होगा। भारतीय खगोलविदों ने 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट पर 2020 के भौतिकी नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर एंड्रिया गेज के साथ सहयोग किया है। हवाई में दूरबीन लगाई जा रही है। तो ये इसका व्याख्या था। तो आज के वीडियो में 10 प्रश्न थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, उसके व्याख्या को पढ़ के अच्छे से समझिएगा। व्याख्या समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप व्याख्या समझते हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग को कोई भी ज़्यादा समस्या नहीं होगी। आप लोग आराम से ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलूंगा फिर अगले वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।